ओके क्लास। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। इसे हम लोग इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स का नाम है इलास्टिसिटी, कॉजेस ऑफ इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्सेस, रिस्टोरिंग फोर्सेस एंड स्प्रिंग मॉडल ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ समझने के साथ साथ आपको अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाने हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊँगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आप वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे और अपने कॉपी में हर चीज़ नोट करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और हम पहला डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे इलास्टिसिटी, क्योंकि हमारे टॉपिक का चैप्टर का नाम ही इलास्टिसिटी है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इलास्टिसिटी होती क्या है। तो आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल लो एक स्प्रिंग का। आप एक स्प्रिंग लेते हो और उस पर फोर्स लगा के उसे स्ट्रेच करते हो। ठीक है, तो अभी आपने फोर्स लगाया हुआ है जिसके कारण वो स्प्रिंग स्ट्रेच है। अब वो स्प्रिंग स्ट्रेच है तो उस आपको फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने नॉर्मल शेप में या अपने ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहती है। अपने फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच किया है, तो ये प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने शेप को रिगेन करना चाहती है, इस प्रॉपर्टी को ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज रिटन हियर, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय विच इट रिगेन्स इट्स इनिशियल पोजिशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी के कारण ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को या ओरिजिनल शेप को वापस रिगेन करना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, आप अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या, ये मैं आगे बताऊंगा। डिफॉर्मिंग फोर्स जिसके कारण उसका शेप चेंज हो रहा है, रिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जो शेप को वापस ला रही है। ओके, तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिफॉर्मिंग फोर्स ये दोनों एक दूसरे का हमेशा अपोजिट में काम करते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। क्लियर? अब आगे आते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। जैसा कि मैं भी बताया, द एक्सटर्नल फोर्स विच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ठीक है, आप जो फोर्स लगा रहे हो जिसके कारण एक बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लिखेंगे, इसके बाद ये इसका डायग्राम जो दिया है ये बना लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? तो जैसा कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, वो आपके द्वारा आपने लगाया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बॉडी के अंदर एक फोर्स काम करता है जिसके कारण वो अपने शेप को रिगेन करना चाहता है, इस फोर्स को कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। सो दैट इज रिटन हियर, रिस्टोरिंग फोर्स इज दैट फोर्स विच ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द बॉडी इन इनिशियल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल। ठीक है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, जितना आप डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाओगे उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहेंगे, लेकिन इनके डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट रहेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब कॉजेस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का कारण क्या होता है? अब तो ये मैं आपको जो एग्जांपल दिया ये होता है स्प्रिंग के केस में। ठीक है, लेकिन जस्ट यही चीज होता है आपके सॉलिड में भी। सॉलिड में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के कारण जुड़े हुए रहते हैं। तो अब आप जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो एक दूसरे से वो इसको स्ट्रेच करते हो तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, इनको आप वापस अपने पास लाने की कोशिश करता है। तो इनमें जो डिस्टेंस क्रिएट होता है वो आपके डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण क्रिएट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके कारण मॉलिक्यूल वापस कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो यही होता है कॉजेस ऑफ इलास्टिसिटी इन सॉलिड। ठीक है, तो सारे सॉलिड में आप एक छड़ लेते हो, छड़ में मतलब कुछ वेट आप उसमें लटका देते हो। ठीक है, कुछ तो उसके कारण उस छड़ का क्या है, लेंथ इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। फिर कुछ समय बाद, या फिर इस छड़ को हटा दो, एक वायर के एग्जांपल से लो। ठीक है, एक वायर लेते हो उसमें आप कुछ वेट लटका देते हो, तो उसके कारण क्या होता है, कुछ समय बाद उसका लेंथ जो है इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप उस वेट को हटाओगे तो वापस इनिशियल लेंथ में कम बैक मतलब वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये कॉजेस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के कारण जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यही आपका कॉजेस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो कॉजेस ऑफ इलास्टिसिटी, कॉज ऑफ इलास्टिसिटी इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम। ठीक है, उसका डायग्राम बनाएंगे आप। ठीक है, अब अगला टॉपिक है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है ये समझिए। आपने एक वायर लिया, उस वायर में कुछ लोड आपने हैंग कर दिया, लटका दिया। ठीक है, उसके कारण उस वायर में एक खिंचाव पैदा होता है। ठीक है, जिसके कारण उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज। खिंचाव क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपने एक वेट उसमें लटकाया हुआ है, वो वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इस वेट को ही, ये जो इसमें जो तनाव पैदा होता है इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी पर यूनिट एरिया
ठीक है, इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। अब अगर उसका एरिया, अगर वो वायर थोड़ा मोटा है, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, अगर वो वायर पतला है तो उसमें स्ट्रेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पे जितना उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है, पर यूनिट एरिया पे जितना उसमें फोर्स लगेगा उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज रिटन हियर, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, और उसकी यूनिट भी आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, आपने किसी बॉडी में फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के कारण उसका जो साइज है या उसका जो शेप है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो उसके जो शेप में चेंज हुआ, जितना चेंज हुआ डिवाइड बाय जो उसका ओरिजिनल शेप था, उसका रेशियो जो रहेगा वो स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, ओरिजिनल शेप में कितना चेंज हुआ वही स्ट्रेन कहलाता है। तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ इनिशियल डायमेंशन। ठीक है, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इनिशियल डायमेंशन। ठीक है, मान लिया आपने 5 मीटर का वायर लिया, उसमें आपने लोड अप्लाई कर दिया। ठीक है, लोड आपने मान लो 30 मिनट बाद आपने लोड हटा दिया, अब उसकी लेंथ हो गई 5.5 मीटर, पहले थी 5 मीटर, अब हो गई 5.5 मीटर, तो इसमें चेंज कितना हुआ 0.5 मीटर का, और इनिशियल इसकी लेंथ कितनी थी 5 मीटर, तो 0.5 जो चेंज हुआ मतलब 0.5 डिवाइड बाई 5, ये आपका इसका स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, और स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी आपका सेम डायमेंशन रहता है और नीचे भी सेम डायमेंशन। अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो ऊपर भी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, एरिया में तो चेंज इन एरिया डिवाइड बाय एरिया, और चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। सारे केस में ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी रहती है, इसका कोई यूनिट नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस का यूनिट रहता है क्या, मीटर पर सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अगला है हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। अब हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसने हुक नाम का साइंटिस्ट है, इसने क्या कई सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, उसके बेसिस पे इन्होंने देखा कि जितना आप स्ट्रेस प्रोवाइड करते हो, जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही उस बॉडी में चेंज होता है। ठीक है, उसके शेप साइज में उतना ही चेंज होता है। तो जितना स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब स्ट्रेस और चेंज इन शेप दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। सो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वी कैन से दैट। सो बाय according to this law, stress is directly proportional to strain. okay, so अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल साइन है, ये प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। अब ई का हम लोग नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हियर ई इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर कहें तो ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो आप लोग सब कुछ एज इट इज नोट करते जाना है। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, और उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, चूंकि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो जो स्ट्रेस की यूनिट रहेगी वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट रहेगी, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट्स यूनिट इज। ओके, और उसका डायमेंशन वगैरह क्लास 11 का टॉपिक है, ये सब आप पढ़ लोगे। सॉरी, ये फर्स्ट यूनिट में मैंने पढ़ाया है, तो ये आप लोग उसमें से समझ लोगे। ठीक है, अब स्ट्रेस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। सॉरी सॉरी सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसके बाद होता है शियर स्ट्रेस, और उसके बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस। ठीक है, इसको आप वन बाय वन देखते जाएंगे, यहाँ पे इसने नहीं लिखा है। ओके, स्ट्रेस जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होगा, फिर बल्क होगा, और उसके बाद टेंजेंशियल होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है अपने आप में 2 टाइप का होता है, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है, अगर आपका स्ट्रेस जो है अलोंग द लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है, आपका स्ट्रेस एक अलोंग द वायर या इस स्ट्रेस के कारण अगर लेंथ में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी पर यूनिट एरिया अलोंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। अगर लॉन्ग लेंथ के अलोंग अगर ये स्ट्रेस काम कर रहा है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज लॉन्गिट्यूडनल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल कब होगा, अगर आप वायर को खींच रहे, दोनों साइड से खींच रहे हैं, ठीक है, तो
इस चीज को आप कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और अगर इसे दोनों साइड से दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे कंप्रेसिव, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस इज व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन such a way that length of body increase, then this type of stress is known as tensile stress. Clear? Next is compressive stress. अब compressive stress क्या होता है? When longitudinal stress acting on body in such a way that length of body decreases, then this type of stress is compressive stress, जो अभी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहीं पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को भी आप समझ लीजिए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? अब आपने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जब अप्लाई किया तो उस वक्त जो उसका चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय उसका ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इनिशियल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों लेंथ हैं, ओके। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कारण पैदा हो रहा है, ठीक है, तो इसको इसमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काम करेगी उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग नाम का साइंटिस्ट ने इसको दिया था इसलिए इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, फिर स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, एफ एल अपॉन ए डेल एल, ठीक है। एफ एल अपॉन ए डेल एल। एफ को अगर आप लोग फोर्स इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, एफ इक्वल टू एम ए पढ़ते हैं, तो एक्सेलरेशन ये चूंकि यहाँ पे देखिए आपका वेट जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, ये वेट जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ही जगह जी लिखेंगे, तो एम इंटू जी, फिर बाकी सारे फॉर्मूला एज इट इज, एल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, जो आपका वायर है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाई डेल एल। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की टॉपिक यहीं तक रखते हैं, बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। चलो, थैंक यू क्लास।